ओके जी, कल के लेक्चर में हमने पढ़े थे प्रोसीजर्स पढ़े थे हमने फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। वो हमने सारे प्रोसीजर पढ़े थे जी कि किस तरह बैंक से आपने रब्ता करना है, किस तरह वहाँ जाके आपने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर फॉर्म लेना है, फॉर्म को फिल करके सबमिट करवाना है, साथ उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है। उसके अलावा जो प्रोसेस था वो ये था जी कि आपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं और अपनी चेकबुक या अकाउंट नंबर रिसीव कर लेना है। आज हमने जो पढ़ना है जी वो आपका टॉपिक है प्रिकॉशंस ऑफ बैंक बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट। ये जी आपका अकाउंट खोलने से पहले बैंक कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करता है। अब जारी बात है, जो बंदा आपको अपना पार्टनर बना रहा है, आपको अपना कह लीजिए एक रिलेशनशिप में आ रहा है। जब हमने अकाउंट होल्डर की और बैंक और अकाउंट के मतलब अकाउंट होल्डर की डेफिनेशन पढ़ी थी या बैंक अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो डेफिनेशन ये थी कि इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर, यानी ये आपके सारिफ और बैंक के दरमियान या बैंकार के दरमियान एक ताल्लुक या रिश्ता होता है। तो जब कोई आप नई रिश्तेदारी या नया रिलेशनशिप कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ती हैं। सेम इसी तरह आपका बैंक भी प्रिकॉशंस लेता है। और वो क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं जी जो वो करता है, या आपके बारे में कौन सी ऐसी मालूमात है जो वो पहले से मालूम करके रखता है। ठीक है जी, सबसे पहली है तो है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर्स में दो चीज़ें हैं जी इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर में। पहली तो ये कि आपको उस बैंक से कौन इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसकी पूरी मालूमात या उसका तारुफ, जो बंदा आपको लेके आ रहा है उसका तारुफ, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर क्या है जी, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ मतलब नो हाउ के लिए आपका नाम जान लेना जी, कहाँ से आए हैं, एड्रेस क्या है, ये वो सब चीज़ें हैं जो बैंक करता है। यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जी कि उसको बैंक से इंट्रोड्यूस कौन शख्स करवा रहा है, यानी आपको साथ अकाउंट ओपन करवाने के लिए कौन सा बंदा एज ए रेफरेंस लेके आए हैं आप, उन दोनों का भी साथ में इंट्रोडक्शन आपका और उस शख्स का भी इंट्रोडक्शन बैंक करता है। दूसरे नंबर पे है जी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। अब जो दस्तावेजात चाहिए बैंक को आपका अकाउंट ओपन करने से पहले वो क्या हो सकती हैं जी। अगर आप करंट अकाउंट खोलना चाह रहे हैं तो जाहिर बात है आप कोई बिजनेसमैन या कारोबारी शख्स हैं। आपके कारोबार की नौयत क्या है, कारोबार के बिजनेस की अगर तो वो रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी सारी की सारी मेमोरेंडम या आपका प्रॉस्पेक्टस, जो चीज़ें वो रिक्वायर्ड करे आपका बैंक आपको वो देनी है। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट हमने कहा था जी इज़ फॉर दोज पीपल जो कि तनख्वाहदार तबके से हैं या सैलरीड पर्सन हैं, यानी एम्प्लॉयज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी मतलब कह लीजिए सरकारी, नीम सरकारी या प्राइवेट इदारे के। तो अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो तब जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें सबसे पहली डॉक्यूमेंट होगी जी आपका सोर्स ऑफ इनकम, यानी आप पैसा कमा कहाँ से रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं आपके अकाउंट में। तो आपने क्या करना है जी, अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है, या आपका रिक्रूटमेंट लेटर आपका उस इदारे का आपने ला के देना है। एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जी, जो मांगा जाता है एज अ सोर्स ऑफ इनकम। उसमें लिखा जाता है जी ये शख्स फलां फलां इदारे में इस तारीख से काम कर रहा है और इसकी सैलरी इतनी है। जब वो सैलरी मेंशन करते हैं तो वो बैंक को पता लग जाता है जी कि इसका सोर्स ऑफ इनकम ये है, यानी आमदनी का जरिया ये वाली नौकरी है। थर्ड नंबर पे है जी सिग्नेचर। अब अगर आपने फॉर्म जमा करवाते हुए ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, या आपने वो जो नमूने के कार्ड मिले थे दस्तखत करने के लिए यानी स्पेसिमेन कार्ड, ये वाला जो था जी आपका, एक मिनट रुके, जो आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर्स के लिए जो उन्होंने ये दिया था कार्ड, अगर आपने इस पर सिग्नेचर नहीं किए तो भी आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो बैंक हैज़ टू मेक श्योर, एंड उन्हें बिल्कुल ये करना चाहिए, देखना चाहिए जी कि आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड पे भी साइन है और आपने जो फॉर्म जमा कराया है एप्लीकेशन फॉर्म अकाउंट ओपन करवाने के लिए उसके ऊपर भी आपके दस्तखत होना ज़रूरी हैं और होने भी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है फिलिंग ऑफ द फॉर्म, यानी फॉर्म को पूरा करना। बैंक के लिए एहतियाती तदाबीरों में से एक ये है जी, जैसे ही आप फॉर्म फिल करके लेके जा रहे हैं, आप बैंक में जैसे जमा कराए तो बैंक की जिम्मेदारी है जी कि वो एक दफ़ा पूरे फॉर्म को देखे कि जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी, यानी जो जो मालूमात उन्हें दरकार थी, आपने वो सारी फिलअप की हैं या नहीं की। मैं एक ऐसा शख्स हूँ सपोज जो कि अनपढ़ है, उसको नहीं पता कि बैंक में अकाउंट ओपन करते हुए फॉर्म कैसे फिल करना है,
तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, जब मैं फॉर्म फिल करके लेके जाऊँ तो वो बैंक चेक करे कि इसने कौन सी रिक्वायर्ड जो चीज़ें थी या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो फिल अप की हैं या नहीं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये फिलिंग अप ऑफ फॉर्म में कि आपने जो उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थी, जो आपको दस्तावेजात चाहिए थे बैंक को, क्या उसने वो दी हैं या नहीं दी। ठीक है, आपके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहले ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी। आफ्टर 2007 या जब आपके कह लें जी मार्शल लॉ के दौर के बाद अब लाजमी हो गया है जी कि आपका अकाउंट ओपन करने से पहले आपका CNIC नंबर मांगा जाता है, और जैसे ही CNIC नंबर एंटर किया जाता है, यानी अब आपके बैंक लिंक्ड हो गए हैं नादरा के साथ, ठीक है, तो वहां से आपको ऑलरेडी वेरीफाई होकर आ जाता है जी कि ये शख्स पाकिस्तान का रेजिडेंस है या नहीं है, मतलब इसकी रेजिडेंसी पाकिस्तान में है या नहीं है, रिहाइश जिसे कहते हैं। दूसरा, इसका किसी और बैंक में अकाउंट है या नहीं है, ये टैक्स पेयर है नहीं है, यानी आपका ओवरऑल डाटा डिफॉल्टर का निकल आता है। अगर आप कहीं फ्रॉड करके भागे होंगे तो भी आपका पूरा रिकॉर्ड नादरा से निकल आएगा। फिफ्थ वन है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जी कि वो इंसान फाइनेंशियल पोजीशन उसकी क्या है जो अकाउंट ओपन करा रहे हैं, यानी उसकी माली हालत या माली हैसियत क्या है। और सेकंड नंबर है जी उसका पर्सनल यानी जाती किरदार का कैसा शख्स है, वो कहीं क्रिमिनल तो नहीं है, कोई फॉर्जरी करके तो नहीं भागा हुआ, कहीं से 2 नंबरियां तो नहीं लगाता, इसका सोर्स ऑफ इनकम कहीं गलत तो नहीं है, या फिर इसका फाइनेंशियल मतलब ये करंट अकाउंट खुलवा रहा है लेकिन इसकी फाइनेंशियल पोजीशन करंट अकाउंट ओपन करवाने वाली नहीं है। तो इसमें ये सब आपसे ये डिटेल्स वो लेता है, या वो खुद प्रिकॉशंस का मतलब है जी एहतियात करना, वो चीज़ें ये सारी चीज़ें इनके लिए एक बैक एंड या बैक डोर रखेगा कि अगर किसी चीज़ में कोई फ्लॉज हैं तो वो किसी और से रब्ता करे या आपसे दोबारा रब्ता करके वो सारी चीज़ें मांगे। सिक्स्थ वन है जी इनिशियल डिपॉजिट, यानी जो आपने इब्तदाई रकम जमा करवाई है वो कितनी है, आपके बैंक को इसके बारे में भी पता होना चाहिए, आपका अकाउंट। और इसके लिए उसने कहा है जी आपकी बुक में जो वो पॉइंट देता है, तो उसने ये कहा है जी कि आपका जो अकाउंट में जब रकम जमा होती है इनिशियल, वो कैश फॉर्म में यानी नकद पैसे जमा करवाने चाहिए, कोई भी चेक नहीं देना चाहिए कि जी मुझे इस चेक की पेमेंट मिलनी है आप इसको मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। कहते जी चेक के केस में बहुत सारे मिसहैप हो सकते हैं, आपका चेक मतलब बाउंस हो सकता है, अगले के अकाउंट में पैसे ना हो, तो कोशिश करनी चाहिए बैंक को कि जो इनिशियल डिपॉजिट का 500,000 रुपया है वो क्या होना चाहिए जी कैश फॉर्म में रिसीव करना चाहिए। सेवंथ एंड लास्ट प्रिकॉशन या पॉइंट है जी द इशुएंस ऑफ चेक बुक। बैंक को हमेशा मेक श्योर करना चाहिए जी कि जैसे ही आपने फॉर्म फिल कर दिया, डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दी, सब कुछ कर दिया, आपको अकाउंट नंबर मिल गया, तो अब आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी चेक बुक भी दे देनी चाहिए, ठीक है, ताकि अब आप अपनी रेगुलर ट्रांजेक्शन बैंक के साथ कर सके। उसके बाद जो हमने पढ़ना है जी अब वो स्टेप्स हैं जो कि आपका अकाउंट ओपन होने के बाद आएंगे। अब वो कहते हैं जी आपका अकाउंट ओपन हो गया, बैंक में सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके मतलब देखते हुए उनका अजाला करके क्या किया जी आपका अकाउंट ओपन कर दिया। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स इशू करना। अच्छा, मज़े की बात यह है टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपकी बैंकिंग एडवांस होती जा रही है, इनमें से मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऐसी हैं जो आज के दौर में इशू नहीं की जाती। सबसे पहली है जी पे इन स्लिप। पे इन स्लिप पहले ऐसा होता था जी कि आपके अकाउंट होल्डर को प्रिंटेड स्लिप्स की एक बुकलेट होता था बिल्कुल आपकी चेकबुक की तरह, जो दे दिया जाता था और कहा जाता था कि जब भी आपने बैंक में पैसे जमा करवाने हैं ये अपने साथ लेके आइएगा और इसको फिल करके पैसे जमा करा दीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन चेकबुक एंड पे इन स्लिप, पे इन का मतलब है जी जमा करवाना, पे इन से याद रखें, पे का मतलब है अदा करना, इन का मतलब अकाउंट में, यानी अकाउंट में पैसे जमा करवाने की जो स्लिप है उसको आपकी पे इन स्लिप या डिपॉजिट स्लिप भी कहा जाता है इसको। ठीक है, मैंने कहा ये अब नॉर्मली इशू नहीं की जाती। यहाँ जो उसने डेफिनेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग दिस बुक कंटेन्स प्रिंटेड स्लिप्स, इट इज़ यूज टू डिपॉजिट मनी इनटू द बैंक। आपको ये पैसे जमा करवाने के काम आती है और इसको डिपॉजिट स्लिप भी कहा जाता है। इसका स्पेसिमन या जो कह लें जी नमूना है या फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा होता है जी, हर बैंक या बैंक टू बैंक ये वेरी करता है, इसका जो मतलब ये फॉर्मेट है हर बैंक ने अपना लिखा होता है, लेकिन नॉर्मली जो चीज़ें इसके ऊपर मेंशन की जाती हैं जो वो डेट होती है, आपका अकाउंट होल्डर का मतलब नेम, अकाउंट की टाइप, अकाउंट नंबर, आपका चेक का नंबर जो आपने या अमाउंट जो आपने जमा करवानी है, ठीक है, चाहे वो कैश है चाहे चेक में है, आपने ये देखें जी इधर लिखा हुआ है बैंक और बैंक की ब्रांच जिसमें आप जमा करवा रहे हैं,
चेक नंबर, अगर चेक नहीं है तो अमाउंट या डिपॉजिट जो आप करा रहे हैं वो, फिर साथ में आपने अमाउंट लिखनी होती है और साथ ही साथ आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं। ठीक है जी, ये बुक मैंने कहा इशू नहीं की जाती। अब आप बैंक में जाएं तो नॉर्मली वहाँ पे काउंटर पे स्लिप्स पड़ी होती हैं बहुत सारी, और वो कहते हैं जी, ये जब आप कहते हैं ना हमें बैंक के अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, तो वो कहते हैं जी वहाँ पे स्लिप्स पड़ी हुई है, पेइंग स्लिप या डिपॉजिट स्लिप। उसके ऊपर मजे की बात, आजकल पेइंग स्लिप भी नहीं लिखा होता, उसके ऊपर वर्ड यूज किया जाता है डिपॉजिट स्लिप। ये जो लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट स्लिप, यही वर्ड उसके ऊपर लिखे जाते हैं। आपकी बैंकिंग में इसको पेइंग स्लिप भी कहा जाता है, लेकिन बैंक्स जो है नॉर्मली इन नॉर्मल रूटीन वो डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। तो ये वहाँ काउंटर पे मौजूद होती हैं, आप चाहें तो अपने साथ घर ला सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा 2-3 उठा लें वहाँ से, कोई भी बैंक कभी भी मना नहीं करता। लेकिन पहले ये आपको इशू की जाती थी जब आपको चाहिए होती थी। उसके बाद है जी पासबुक। फर्स्ट ईयर में जब हम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और उसमें हमने कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस पढ़ा था। पासबुक एक ऐसी बुक होती है जी जिसके अंदर बैंक आपकी तमाम रिसीट्स एंड पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखता है, कस्टमर नहीं, बैंक आपका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, दिस बुक इज इशूड टू करंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर्स ऑन डिमांड। अगर कहीं आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको पता लग रही है जी कि आपके बैंक अकाउंट में और कैश अकाउंट में डिफरेंस है, तो आप ये पासबुक इशू करवा सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है जी, आपका डेट का कॉलम होता है, पर्टिकुलर में है जी आपके चेक्स ड्रॉन और रिसीव्ड, यानी जितने आपने पे किए हैं रिसीव किए हैं वो होते हैं। कॉलम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होंगे और आपके बैलेंसेस होते हैं, यानी इट्स अ सिंपल लेजर टाइप अकाउंट जिसमें आपकी सिर्फ कैश पेमेंट्स, चाहे वो कैश में हो चाहे चेक में हो, और आपकी रिसीट्स, यानी आपने जितने दिए हैं और लिए हैं उन सब का रिकॉर्ड बैंक के पास मौजूद होता है। और ये हमेशा अगर आप डिमांड करेंगे तो बैंक इशू करेगा, अदरवाइज इसको नॉर्मली इशू नहीं किया जाता। उसके बाद है जी चेक बुक। चेक बुक हमेशा याद रखें ये हर अकाउंट होल्डर को इशू की जाएगी अदर देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपका जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या महीना मुद्दत का खाता है उसमें एक ही दफ़ा पैसे जमा होने हैं और 10 या 15 साल बाद एक ही दफ़ा निकलने हैं, तो उसको चेक, मतलब उसने कौन से चेक के जरिए पैसे निकलवाने हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ चेक बुक इशू नहीं की जाती। बाकी आपके हर तरह के अकाउंट होल्डर को चेक बुक इशू की जाती है। कहते हैं जी इट इज़ अ प्रिंटेड बुक विच इज इशूड टू ईच अकाउंट होल्डर, ईच पेज ऑफ द बुक इज कॉल्ड चेक। ये प्रिंटेड फॉर्म में होती है, हर बैंक का अपना स्पेसिफाइड कलर होता है। एचपीएल वालों की ग्रीन एंड वाइट होगी, एमसीबी वालों की भी ब्राउन एंड ग्रीन वाइट, 3 कलर मिक्स होते हैं जी। ठीक है, पंजाब बैंक ऑफ पंजाब वालों की वाइट एंड ऑरेंज कलर की होती है, यानी हर बैंक ने अपने लोगोस के अकॉर्डिंगली उसको कलर दिया होता है। उस बुक में जितने पेजेस होते हैं हर इंडिविजुअल पेज को आपका चेक कहा जाता है, और ये डिफरेंट क्वांटिटीज की हो सकती है। 25 चेक्स वाली चेक बुक भी हो सकती है, 50 वाली भी हो सकती है, और 100 वाली भी हो सकती है। एंड इट इज यूज्ड टू विदड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम बैंक। डिपॉजिट स्लिप या पेइंग स्लिप से आप जमा करवाते थे और इसकी मदद से आप अकाउंट से पैसे निकलवाते हैं। ये है जिसका फॉर्मेट। अब इसमें क्या क्या चीजें बैंक ने दी होती हैं जी, बैंक का लोगो होगा या उसका नाम और ब्रांच नंबर होता है या ब्रांच नेम होता है, डेट का कॉलम होता है। यहाँ पे ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत पुराना, शायद कहीं से इंटरनेट पे अभी लेटेस्ट नहीं अवेलेबल, लेकिन अब जो आपके चेक्स हैं नॉर्मली उनमें ये डेट का कॉलम यही होता है। डेट के साथ यहाँ पे आपका लिखा होता है जी पे, यहाँ आपने अमाउंट इन वर्ड्स लिखनी होती है, यहाँ अमाउंट इन डिजिट्स लिखनी होती है। यहाँ अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर है, ये जहाँ मेमो लिखा हुआ है ना, इस जगह पे आपका ऑटोमेटिकली कस्टमर का नाम और उसका अकाउंट नंबर प्रिंट कर दिया जाता है जी आपके आजकल की चेक बुक्स में। ठीक है जी, लास्ट जो स्टेटमेंट है या जो लास्ट डॉक्यूमेंट है आपके बैंक की तरफ से जो आपको इशू की जाती है वेदर ऑन डिमांड, और वैसे ही वो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। Bank statement is supplied to the account holders periodically or when they demanded mini account statement or bank statement can be obtained from ATMs too। कहते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बैंक आपको अकाउंट होल्डर को फराहम करता है, या तो टाइम टू टाइम यानी 6 महीने बाद, साल बाद, या जब वो इसको डिमांड करता है। यानी अगर मैंने देखना है जी मैंने पूरे साल में कितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो अपने बैंक से एक रिक्वेस्ट करूंगी, बल्कि रिक्वेस्ट क्या करनी है, जाऊंगी खुद, आप अकाउंट होल्डर खुद जाएगा जिसका अकाउंट है वो रिक्वेस्ट करेगा जी मैनेजर से कि मुझे मेरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको विद इन सेकेंड उसका प्रिंट निकाल के वो दे देंगे।
दूसरा उसने यहाँ लिखा है जी, मिनी अकाउंट स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीएम्स टू। जब आप एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ क्या होता है जी, एटीएम से जब पैसे निकलवा के आप बाहर आते हैं तो उस ट्रांजेक्शन के बाद, यानी उस ट्रांजेक्शन की अमाउंट और उसके बाद जितना बैलेंस आपके पास रह जाता है वो भी आपको पता लग जाता है, तो उसको आपकी मिनी स्टेटमेंट कहा जाता है या मिनी बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है। इसका फॉर्मेट भी कुछ ऐसे होता है जी, आपके कस्टमर का नाम होगा, बैंक का लोगो होगा, आपके बैंक का जो एम्प्लॉय है जो उसको दे रहा है विथड्रॉ करके, उसके सिग्नेचर्स होंगे, आपके मतलब ट्रांजेक्शन्स होंगी, डेबिट एंड क्रेडिट की बैलेंसेस होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट को, और नेट बैलेंस होगा जैसे ये वाला है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप लोगों ने बुक से एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ सकता है।